नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा एक पड़ोसी मुल्क नेपाल गुस्से में जैसे जल रहा है। सड़कें भरी हुई हैं आक्रोश से, हिंसा से, और खबर आई है प्रधानमंत्री के अचानक इस्तीफे की भी। जी, स्थिति काफी गंभीर है वहाँ। हाँ, तो आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। नेपाल का ये जो राजनीतिक और सामाजिक संकट है, हमारा विश्लेषण एक खास लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है नेपाल का राजनीतिक संकट, युवा क्रांति और सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि ये सब हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, खासकर हमारे अपने क्षेत्र के लिए। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। स्रोत कहता है कि ये सब शुरू हुआ सरकार की एक कोशिश से, सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की। उन्होंने कहा कंपनियों को कि भाई स्थानीय रजिस्टर करो, नहीं तो बैन लग जाएगा। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि कई जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स थे वो अचानक बंद हो गए। अच्छा, तो क्या यही वो आखिरी तिनका साबित हुआ लोगों के लिए? मतलब क्या सिर्फ इसी वजह से इतना सब कुछ हो गया? देखिए, ये सवाल अहम है। स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं था। असल में लोगों में सालों से गुस्सा था भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी बढ़ रही थी, सरकार का कामकाज, उसको लेकर एक गहरा असंतोष था। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने बस उस दबे हुए गुस्से को एक तरह से भड़कने का मौका दे दिया। खासकर युवाओं के लिए तो ये सीधा झटका था, क्योंकि वो अपनी आवाज उठाने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर थे। सही बात है। तो फिर ये जो ऑनलाइन गुस्सा था, ये सड़कों पर कैसे आ गया? स्रोत क्या बताता है इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में? वो बहुत तेजी से फैला। देखते ही देखते काठमांडू और दूसरे जो बड़े शहर हैं वहां प्रदर्शन शुरू हो गए, और इनका नेतृत्व, जैसा आपने कहा, ज्यादातर युवा ही कर रहे थे। और पुलिस का क्या रवैया रहा? स्रोत के मुताबिक पुलिस की प्रतिक्रिया काफी, कह सकते हैं, सख्त रही। पानी की बौछारें, आंसू गैस और कुछ मामलों में तो गोलियां चलने की भी बात सामने आई है। गोलियां भी? जी हाँ, हिंसा बढ़ती गई। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 19 से 30 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो जो गुस्सा पहले ऑनलाइन था, वो सड़कों पर एक तरह से खूनी संघर्ष में बदल गया। बाप रे, इतनी हिंसा और इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, इसका फिर राजनीतिक असर क्या हुआ? सरकार पर क्या दबाव बना? दबाव जबरदस्त था, झेल ही नहीं पाई सरकार। स्रोत बताता है कि इसी भारी जन दबाव के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। और संसद भी भंग कर दी गई। ये दिखाता है कि जब जनता एकजुट हो जाए तो उसका विरोध कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो अब आगे क्या मांग है लोगों की? अब मांग उठ रही है एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार की, और इसमें एक नाम भी सामने आ रहा है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का। शायद ये एक संकेत है कि लोग अब साफ सुथरा, बिना पक्षपात वाला नेतृत्व चाहते हैं। आपने पहले कहा था कि सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी, तो वो जो गहरी जड़ें थीं इस संकट की, स्रोत उनके बारे में और क्या बताता है? मतलब सालों का भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मुद्दे इतने विस्फोटक कैसे बन गए? कोई खास बात? हाँ, स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है। देखिए, ये कोई एक घटना नहीं थी। सालों का जो संस्थागत भ्रष्टाचार था, युवाओं में फैली बेरोजगारी और जो बुनियादी सेवाएं होती हैं उनकी कमी, इन सब ने लोगों में एक भारी निराशा भर दी थी। समझ गया। तो ये लगातार जो खराब शासन चल रहा था, आम आदमी की जरूरतें नजरअंदाज हो रही थी, उसने असंतोष को इस हद तक पहुंचा दिया कि बस एक चिंगारी काफी थी। ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं था, ये पूरे सिस्टम से एक तरह का मोहभंग था। ये तो हुई नेपाल के अंदर की बात, लेकिन पड़ोस में जब कुछ होता है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। भारत पर या इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र पर इस संकट का क्या असर पड़ सकता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत जोर देता है कि नेपाल की इस अस्थिरता के कई क्षेत्रीय मायने हैं। पहला तो भारत के साथ हमारी खुली सीमा है, तो वहाँ कोई भी बड़ी उथल पुथल हो, उसका सीधा असर हमारे व्यापार पर, सुरक्षा पर, लोगों की आवाजाही पर पड़ता है। बिल्कुल। अस्थिरता बढ़ेगी तो जाहिर है सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ेंगी। दूसरा, ये घटना पूरे इलाके के लिए एक सबक है कि जनता का गुस्सा, खासकर जब वो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ हो, तो वो बड़े से बड़े नेताओं को भी हिला सकता है। सही है। तीसरा, भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो नेपाल की स्थिति बहुत नाजुक है, भारत और चीन के बीच। वहां अगर अस्थिरता आती है तो ये उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की जो शक्ति समीकरण है उस पर पड़ सकता है। और एक बात और, शायद युवाओं का गुस्सा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है। ये जो युवा आक्रोश है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है,
भारत समेत इस क्षेत्र के कई देशों में युवाओं के बीच ये असंतोष मौजूद है। और नेपाल की घटना ये दिखाती है कि ये मुद्दे कितनी तेजी से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, सोशल मीडिया बैन एक तात्कालिक वजह बना जिसने बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। इससे राजनीतिक उथल-पुथल हुई, पीएम गए, संसद भंग हुई, लेकिन जड़ में थे सालों से पनपरे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब शासन के मुद्दे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, पूरे क्षेत्र पर है। सही। अब आगे देखने वाली बात यह है, और स्रोत में भी ये सवाल उठाए गए हैं, क्या नेपाल को जल्दी एक स्थिर, एक तटस्थ अंतरिम सरकार मिल पाएगी? ये जो विरोध प्रदर्शन है, क्या ये शांतिपूर्ण रहेंगे या हिंसा और बढ़ेगी? ये बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये कि जो भी नया नेतृत्व आएगा, क्या वो देश को स्थिरता दे पाएगा या नेपाल फिर एक लंबे राजनीतिक अराजकता के दौर में फंस जाएगा? इन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो स्रोत की भावना से ही जुड़ा है। ये जो डिजिटल पाबंदियों से भड़का युवा आंदोलन था, इसने जो ताकत दिखाई है, उसे देखते हुए ये दक्षिण एशिया में शासन, बदलती टेक्नोलॉजी और जनता के असंतोष के बीच जो एक जटिल रिश्ता बन रहा है, उसके बारे में क्या गहरे संकेत देता है? सोचने वाली बात है।